नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है अपना जो है हमने एडवांस और हरियाणा जीके दोनों साथ चल रही है, साथ के साथ इकोनॉमिक्स करा दी है। अब सैटरडे संडे जब आएगा जब आपकी ज्योग्राफी और केमिस्ट्री कराई जाएगी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। अब मैं बात करूं, अब जो आज जो अभी एक क्लास आने वाली है, ये जो क्लास आएगी बच्चों, ये क्लास आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, पर मैं इसके क्विक रिवीजन कर रहा हूं, बिल्कुल क्विक रिवीजन। तो इसमें लिखेंगे कम, बस सुनेंगे। फिर इस क्लास के बाद जो दूसरी क्लास आएगी इसी पोर्शन की, अब हम कर रहे हैं एंशिएंट हरियाणा, प्राचीन भारत, प्राचीन हरियाणा। तो प्राचीन हरियाणा की पहले एक क्लास विकिपीडिया में से आएगी जो आपने पढ़ रखी है, उसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। परंतु दूसरी क्लास पढ़ने से पहले पहली क्लास आपकी रिवाइज होनी चाहिए और विकिपीडिया के जो पेजेज है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने बताया दूसरी क्लास समझने से पहले पहली क्लास आपकी रिवाइज होनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं पहले नामकरण, हरियाणा के नामकरण भाई, ठीक है। इसमें पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस सीधा समझना। देखो बच्चों, जैसे मैं बात करूं अलग अलग चीज़ों में, ये सुनने की क्लास है, सुनते जाओ, विकिपीडिया मिल जाएगी, दिमाग को कंसेप्ट खोल के। भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं बात करूं भाई, किसी टाइम पे कोई किसी ग्रंथ में कुछ कह दे, किसी ग्रंथ में कुछ कह दे, और जरूरी नहीं है सारे नाम एक ही समय पर दिए गए हों, अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में हरियाणा को कहा गया रिज हरियाणा, रजे हरियाणा, ऋग्वैदिक काल, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं हर्ष चरित्र में कहा गया श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद किसमें कहा गया? हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तो हर्षवर्धन के समय हरियाणा का नाम था श्रीकंठ जनपद, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं महाभारत में, तो हरियाणा को महाभारत में कहा गया बहुधान्यक प्रदेश। तो तीन हो गए भाई, रज हरियाणा ऋग्वेद में, महाभारत में बहुधान्यक प्रदेश और हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद। यदुनाथ सरकार जो थे, अपने एक फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने यदुनाथ सरकार जी ने हरियाणा को कहा हरियाल। क्या कहा बच्चों? हरियाल। हरियाणा को कहा हरियाल। इसके अलावा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी थे, जिन्होंने जो अपना दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है उस पर काफ़ी रिसर्च किया था। तो डॉक्टर रघुनाथ सरकार ने तो हरियाल कहा, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को कहा अभिरयाणा। अभिर मैंने अहीरों का वास, अभिरयाणा, ठीक है बच्चों। HR गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा आर्यों का घर किसने कहा? HR गुप्ता जी ने, ठीक है बच्चों। महाभारत, महाराज कृष्ण थे एक, महाराज कृष्ण, वो कृष्ण भगवान नहीं, महाराज कृष्ण एक लेखक हैं, उन्होंने हरियाणा को कहा हरना। इसके अलावा पुष्यपदंत है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, पुष्यपदंत ने हरियाणा को कहा हरियाणा या हरियाऊ, क्योंकि हरियाणा की जो उत्पत्ति हुई है ये पूछे तो हरियाणा की उत्पत्ति हरियाऊ नामक शब्द से हुई है। हरियाऊ का मतलब हरी भरी हरियाली वाला क्षेत्र, और ये हरियाऊ शब्द किसने किया था? जैन आचार्य पुष्पदंत जी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 1 बाय 1। ऋग्वेद में पूछे तो रज हरियाणा, श्रीकंठ जनपद का है तो किसको? जो आपके हर्षवर्धन के समय क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद, हर्षचरित्र में। महाभारत में कहा गया बहुधान्यक प्रदेश, ठीक है। यदुनाथ सरकार जी ने कहा हरियाले के लिए हरियाल, ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी ने इनको कहा अभिरयाणा, मतलब आर्यनों का घर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जहाँ से हरियाणा निकला है वो हरियाऊ शब्द से निकला है। हरियाऊ शब्द किसने कहा? जैन आचार्य पुष्पदंत जी ने, यहीं से हरियाणा का नाम हरियाणा निकला है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैंने बता दिया महाराज कृष्ण थे, उन्होंने हरना कहा था, ये एक लेखक थे। एक और बच गए राहुल सांकेतान ने हरिधान्म्या कहा है, हरिधान्म्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं हरियाणा का जिक्र कहाँ मिलता है। ये PDF मिल जाएगी, ये क्लास केवल सुनने की है, सुनने की PDF मिल जाएगी, क्योंकि बार बार आपने कर रखी, टाइम वेस्ट ना, जल्दी सुन लेता हूं। महाभारत में नकुल था, उनका छोटा भाई था, उसने एक विजय रथ अभियान चलाया था। तो उस नकुल दिग्विजय में वो कहाँ का क्षेत्र जीत पाया था? रोहतक का। तो नकुल दिग्विजय महाभारत कालीन, पेपर में 2 तरीके क्वेश्चन आएगा कि नकुल दिग्विजय किस काल का ग्रंथ है? महाभारत का। और कौन से शहर का वर्णन मिलता है? रोहतक का। इसके अलावा बात करूँ वामन पुराण होते हैं जो हमारी संस्कृति हिंदू धर्म की लोक कथाएं जिनमें होती हैं उन्हें पुराण कहते हैं। इसी प्रकार का एक पुराण है वामन पुराण मैंने बताया था ना, वामन और बरहा,
ये भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने राजा बलि के पास गए थे वामन रूप धारण करके, छोटा रूप धारण करके, और 3 पग धरती मांगी थी, और 3 पग धरती में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप दिया था। तो वही वामन पुराण। इसमें कहते हैं कि हरियाणा में नदियां बहती हैं। क्वेश्चन में आ जाएगा वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में हरा भरा क्षेत्र था, नदियां बहती हैं। ठीक है बच्चों, सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पता लगता है कि हरियाणा में पशुपति संप्रदाय था, मतलब शिव के उपासक थे। ठीक है, क्लियर टू यू बच्चों। इसके बाद मैं बताता हूँ हरियाणा के भिन्न भिन्न रूप। ये नामकरण अलग था, ये जो नाम किसमें क्या कहते थे, ये हरियाणा का अर्थ है। अर्थ, हरियाणा के अर्थ क्या क्या निकाले हैं भारत में, या इतिहासकारों ने हरियाणा के अर्थ क्या क्या निकाले। देखो, हर का आयन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर का आयन का मतलब शिव जी का घर, शिव जी का घर। अगर हरित अरण्य का मतलब, अरण्य जंगल को बोलते हैं, तो हरा भरा वन, हरित अरण्य हरा भरा वन, ये मतलब है कि मतलब क्या निकलते हैं। अभिरैणा मैंने अबीर मैंने अहीर बोले तो अहीरों का वास, अभिरैणा। हरियाणा, हरि का अरण्य, मतलब हरि क्या होता है, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण जी की सतली, हरि की विजय। ये कुछ नामकरण मैंने बताए थे। अब मैंने दूसरा बात है हरियाणा के विभिन्न जिलों के नामकरण। 2 पॉइंट समझना। एक तो बोलूंगा जिले के नामकरण, किस वजह से जिलों के नाम पड़े। एक बोलूंगा उन जिलों के संस्थापक कौन थे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर संस्थापक आए तो अलग आंसर होगा, नामकरण आए तो अलग आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो आपको इजीली पता होंगे बताने जो तीन, जैसे कुरुक्षेत्र तो राजा कुरु के नाम पर पड़ा था, कुरु और पांडवों के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा था बच्चों। अंबाला जो है माँ अंबिका, अंबालिका 3 थी, जो दक्ष राज की कन्या, उनको कौन उठा लाया था, भीष्म पितामह उठा लिया। तो उनमें से एक अंबा के नाम पर क्या पड़ा है, अंबालिका के नाम पर क्या पड़ा है, अंबाला। करनाल दानवीर कर्ण की वजह से, पाणिनि ऋषि की वजह से पानीपत, भिवानी राजा भवानी सिंह और उसकी पत्नी राजा भानी की वजह से, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा के पुत्र महेंद्र के नाम से, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह की याद पर। ठीक है, पंचकुला 5 झरने थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पंचकुला पड़ा। कैथल कलायत ऋषि की, कपिल ऋषि की कलायत जो तपोभूमि थी उसके नाम पर, और हनुमान जी की जन्म स्थली, किसकी, हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम पर क्या पड़ा, कैथल। 2 पॉइंट हो गए। और कैथल में टोपियो गुरुद्वारा भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरुद्वारों का शहर भी किसे कहते हैं, कैथल को। यमुना नदी के किनारे बसने पर यमुनानगर हो गया बच्चों। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर पड़ गया, क्योंकि वहां से गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी भाई। जींद जयंती देवी के नाम पर पड़ गया। सिरसा जो विशेष प्रकार का सैसिकम वन होता था, सैसिकम वन, विशेष प्रकार का सैसिकम वन, उसके नाम पर क्या नाम पड़ा बच्चों, सिरसा पड़ा। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर। सोनीपत उन 5 ग्रामों, सोनीपत, पानीपत, पानपरस, सोनपरस, तिलपत जो फरीदाबाद में है, ये इस प्रकार के 5 बागपत। ठीक है, ये इस प्रकार के 5 गांव थे जो पांडवों ने किनसे मांगे थे, कौरवों से, उसके नाम पे सोनीपत। ठीक है, सोनीपत वैसे नाम श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा। झज्जर जो था एक छज्जू जाट होता था, छज्जू जाट के कहने पर मोहम्मद गौरी ने, पेपर में आता मोहम्मद गौरी ने इसका नामकरण क्या करा भाई, झज्जर रखा। ठीक है, छज्जू जाट के कहने पर। अगर और जोज गहलावत, अच्छा छज्जू की वजह से जोज गहलावत। ठीक है, इसके बाद करो हिसार में 4 गेट थे, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। लाहौरी गेट, गोरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, इनके नाम पर इसका नाम हिसार पड़ा था। दादरी में मेंढक थे, दादुर नामक झील थी, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, दादरी पड़ा। ये क्विक रिवीजन की क्लास है बस। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ संस्थापक। रेवाड़ी का नाम तो पड़ा रेवती के ऊपर, रेवती बलराम की पत्नी के ऊपर, परंतु रेवाड़ी जो मूल रूप से अब शहर बस रहा है वो बसाया राजा करमपाल ने। क्लियर टू यू। अब मैं बात करता हूँ झज्जर जो छज्जू जाट ने बसाया, और छज्जू जाट के नाम पे ही, छोज गहलावत के नाम पे ही क्या पड़ा, उसका नामकरण हुआ। हिसार जो है नामकरण तो 4 गेटों की वजह से हुआ था, बसाया फिरोज शाह तुगलक ने था। फतेहाबाद का तो फतेह सिंह ने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने नामकरण अपने पुत्र पे, फतेह सिंह पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नामकरण फतेह सिंह अपने पुत्र पे, बसाया फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद। पानीपत जो है नाम तो उसका पाणिनि ऋषि पे पड़ा, परंतु बसाया महाराजा दंडपति ने। ठीक है बच्चों। भिवानी ये नीम सिंह ने बसाया, नामकरण भानी और भवानी की वजह से पड़ा। रोहतक, ये रोहतक का नामकरण भी उसी पे रोहितास के ऊपर बसाया भी रोहितास जी ने। महेंद्रगढ़, देखो महेंद्रगढ़ का नामकरण तो पटियाला के राजा महेंद्र सिंह की वजह से, परंतु बसाया महेंद्रगढ़ मूल रूप से
कुर्सिया जो आज शहर है वो बसाया था अनंगपाल तोमर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अनंगपाल तोमर ने बसाने की उस पर बात करो तो। गोहाना बसाया पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है बच्चों। आशी बताया आशाराम जाट ने। आशी किसने बसाया? आशाराम जाट। वैसे आशी का किला जो वो पृथ्वीराज के चौहान के नाम से है। बहादुरगढ़ बचाया राठी जाटों द्वारा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसके बाद करते हैं इतिहास। इतिहास समझने से पहले 3 पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए आप। इतिहास जो 3 प्रकार का इतिहास होता है बच्चों। प्राक इतिहास, अधो इतिहास, इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ही 3 पार्टों में बचा बच्चों। इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, फिर बचता है आधुनिक इतिहास। ध्यान से समझना जो बात बताना चाह रहा हूं हमने। प्राचीन इतिहास को 3 पोर्शनों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 पोर्शन में बांटते हैं, जैसे प्राक इतिहास, अधो इतिहास और प्राचीन इतिहास का इतिहास। इतिहास इसी इतिहास को मैं बोलता हूं प्राचीन इतिहास। मतलब इतिहास के 2 पोर्शन हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इससे पहले भी इतिहास है। इतिहास स्टार्ट होने से पहले भी इतिहास है। ये बात ध्यान रखो, इतिहास स्टार्ट होने से पहले इतिहास है। इतिहास वो जिसके लिखित में साक्ष्य हो, जिसके बारे में क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल हो, उसे इतिहास कहेंगे। परंतु वो घटनाएं जिनके लिखित में साक्ष्य नहीं है परंतु वो घटनाएं हुई थी, उनको इतिहास ना कहकर एक को तो कहते हैं प्राक इतिहास, क्या कहते हैं? प्राक इतिहास। और एक को कहते हैं अधो इतिहास। जैसे हमें पता है आदि मानव रहता था, हमें पता है उसने आग की खोज करी थी, पर हमें ये नहीं पता है कि वो कब था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। हम तो अंदाजे लगा के साल बताते हैं, 10,000 ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व आदि मानव था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकलता है? वो इतिहास जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं, जिसमें कोई लिखने की कला नहीं, जिसमें क्रमबद्ध हम कुछ नहीं कर सकते, उस इतिहास को हम कहते हैं प्राक इतिहास। और इस इतिहास में आता है पाषाण काल। कौन सा काल आता है इस इतिहास में? पाषाण काल। बात समझ आएगी नहीं आएगी? और पाषाण काल में 3 काल आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। वो डिटेल में ही बताऊंगा। और एक इतिहास वो जिसमें ये पता ये चीज हुई है और उनमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते। तो मीन्स है तो इतिहास, घटनाएं हुई हैं परंतु उनको पढ़ नहीं सकते, इसीलिए उनको बोला अधो इतिहास। जब हमें पता लग जाए कि वो लिपि कौन सी है, वो लिपि अनडेसिफर्ड है, वो पढ़ी नहीं गई अभी तक, अगर वो पढ़ी हुई पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि वो घटनाएं एग्जैक्ट डेट पे कब हुई थी। तो बच्चों 2 इतिहास के जो पोर्शन है, प्राक इतिहास पूरा पाषाण काल जिसे बोलते हैं, अधो इतिहास जिसमें हड़प्पा आती है आपकी, हड़प्पा। ये इतिहास तो है परंतु इतिहास के मेन पोर्शन नहीं, इतिहास से पहले की घटनाएं हैं। तो इनके इतिहास कहने की बजाय वो घटनाएं बोलेंगे। और इतिहास जो आएगा वो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इनको अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ प्राचीन इतिहास हम बोलेंगे जहाँ तक मुसलमानों के आगमन से पहले प्राचीन इतिहास, और जो मध्यकालीन इतिहास बोलेंगे हम उसको बोलेंगे मुसलमानों के आगमन से लेकर औरंगजेब जो है, औरंगजेब का जो पतन हुआ था, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। और मुगल साम्राज्य के पतन 1707 के बाद जो आपकी ये अंग्रेज जो आए और भारत जो वाला सिस्टम जो है उसे क्या बोलेंगे? इतिहास। 1947 तक आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में आज अभी तक जो चल रहा है उसे बोलेंगे नव आधुनिक इतिहास। बात समझ आएगी? तो इतिहास से पहले 2 घटनाओं के नाम इतिहास के नाम पे दिए गए। तो प्राक इतिहास, कौन सी घटनाओं को बोलोगे? प्राक इतिहास जिसमें पाषाण काल आएगा। अधो इतिहास किसको बोलोगे? जिसमें बच्चों आपका हड़प्पा वगैरह आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके प्राक इतिहास की। प्राक इतिहास में हम पाषाण काल को मानते हैं। पाषाण काल 3 तरह का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ऐसे पत्थर थे, केवल भाई पत्थर के औजार बनते थे, पत्थर से काम करते थे। पत्थर से क्या करेंगे? ज़्यादा पशु को मार देंगे, पत्थर से आग जला लेंगे, तो पशुओं को मार के खाया गया, आग जलाई गई। ये घटनाएं किस काल की? पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में हरियाणा में क्या मिला? पूरा पाषाण काल में हरियाणा के 2 क्षेत्र हैं, अरावली क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। अरावली क्षेत्र में तो आपके हो गए फिरोजपुर जिरका मेवात में, और कोटला दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मतलब गुरुग्राम का क्षेत्र बोल सको। तो गुरुग्राम वाला क्षेत्र और फिरोजपुर जिरका मेवात वाला क्षेत्र, ये है हमारे पूरा पाषाण काल के।
ठीक है। मैं बोलूँ अपने यहाँ शिवालिक में क्या मिले, शिवालिक में मिला आपका काल का पिंजोर, क्या मिला बच्चों, काल का पिंजोर, स्केतड़ी, पंचकुला और मानव कपाल। तो पुरा पाषाण काल का हमारे पास मानव कपाल मिला है कहाँ पर, काल का पिंजोर में, काल का पिंजोर में। क्लियर कहानी। फिर मैंने बताया पुरा पाषाण काल के बाद आपका आ जाता है मध्य पाषाण काल। पहले में तो पत्थर थे, अब पत्थरों को लकड़ी के सहारे बांध दिया, पत्थरों को और तरीके से यूज करने लगे। पत्थरों को पहले तो पशुओं को मारने के लिए यूज करते थे, अब पशुओं को पालतू बना दिया। पालतू बनाकर पत्थरों से उनको डराने लगे और उनको यूज करने लगे। भाई जो भैंस है, गाय है, उनसे दूध वगैरह निकालने लगे। मतलब धीरे धीरे पशु पर छोटी मोटी खेती भी करने लगे। तो पशुओं को डोमेस्टिकेटेड कराया, पालतू बनाया, किसमें, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में इस तरह का सिस्टम आया। नव पाषाण काल में आधुनिक रूप से खेती होने लगी। तो खेती होने लगी, शहरों में बसने की परंपरा स्टार्ट होने लगी। जब वो धीरे धीरे खेती होने लगी, बसने परंपरा स्टार्ट होगी, उस काल को क्या बोलेगा, नव पाषाण काल। बात सुनने आई नहीं आई। ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण इंडियन हिस्ट्री में आराम से करेंगे। अभी मैंने जो रिवीजन क्लास है केवल हिस्ट्री की वो करा रहा हूँ, ताकि आपकी जो ये हरियाणा वाला कोर क्वेश्चन कवर हो जाए। फिर जब वो बस्ती या बसने लग जाएंगी तो कोई संस्कृति डेवलप लेगी। और हरियाणा में जब पूरा पाषाण काल जब खत्म होता है तब एक संस्कृति डेवलप लेती है, उसको हरियाणा में कहते हैं सीसवाल सभ्यता। क्योंकि बड़ा शहर कौन सा पाएगा, बड़ा गांव सीसवाल पाएगा हिसार में। परंतु वो सभ्यता किसका हिस्सा थी, जो अपने अपने पूरे भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, उसी का एक हिस्सा थी सीसवाल सभ्यता। ठीक है बच्चों। तो अधो इतिहास के बारे में मैंने बता दिया, जिसको हम ये पता घटनाएं तो हुई थी, परंतु ये नहीं पता वो घटनाएं कब हुई थी। क्योंकि उनकी घटनाएं भी हुई कब, ये पता लिखित में साक्ष्य भी हैं, मतलब उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। उस इतिहास को क्या कहा गया, अधो इतिहास। और जिनकी कोई लिपि नहीं थी वो तो प्राक इतिहास, पाषाण काल। ठीक है बच्चों। तो हम बात करें यहाँ पर जो है अपनी सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीसवाल अच्छा एक बात और पॉइंट, पूरा पाषाण काल में अगर कोई आपको याद है ना खोजने वाला, तो उसमें इंपॉर्टेंट आपका आएगा डॉक्टर गाई पिलग्रिम। डॉक्टर गाई पिलग्रिम, पिलग्रिम से याद रखना। पूरा पाषाण काल के स्केतड़ी पूछे, पंचकुला पूछे तो डॉक्टर पाई पिलग्रिम। और हड़प्पा में अलग अलग साक्ष्यों के अलग अलग क्या मिलेंगे आपको, खोजकर्ता मिलेंगे। जैसे सीसवाल की बात करूं, ये हिसार जिले में आई थी भाई। सीसवाल के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सूरजभान ने निकाला था, हिसार जिले में सन 1968 में निकाली थी। और पुराने टाइम पर बोलो तो ये 10 दती नदी के किनारे, किसके किनारे, 10 दती नदी के किनारे सीसवाल सभ्यता। हरियाणा का जाटलैंड जो एरिया वाला है, ये वाला पोर्शन मोस्टली किसमें आएगा, सीसवाल सभ्यता में। ठीक है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो तो हड़प्पा सभ्यता का ही भाग क्या थी, सीसवाल सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ वैसे बातें बता देता हूँ। इनकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। इसमें कहीं पर भी मुद्राओं का अंकन भी है, पर मुद्राओं में कहीं पर भी गाय का जिक्र नहीं है। क्या नहीं है, गाय का चित्रिंकित नहीं है। और सारी जो बैल वगैरह, गाय और शेर को छोड़कर, गाय और शेर को छोड़कर और भेड़ बकरी वगैरह सभी मुद्राओं पर पाते हैं। और इनकी आदमी मानने कौन से हैं, तो आदमी क्या कहते हैं, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बात कहते हैं। कोई तो कहते हैं ये ऑस्ट्रॉइड्स हैं। ऑस्ट्रॉइड जो आपके ईरान वगैरह इनसे आए, जो अंग्रेजों की तरफ भी गए थे और अपने यहाँ भी आए थे। और जो कुछ कहते हैं मूल रूप से भारतीय थे, जो द्रविडन है, जो साउथ इंडिया में रहते हैं द्रविडन है। ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने कहा था ये आर्यंस का हिस्सा थे। आर्यंस वो आर्यंस जो पहले आगे थे, क्योंकि आर्यंस जो मूल रूप से आए थे वो हड़प्पा के पतन के बाद आए थे। उन्होंने कहा था आर्यन की एक शाखा पहले ही आगे थी, वो है। तो यहाँ पर अगर मान ले बड़े विचारधारा को मानते हैं तो इनको मानेंगे कि जो ये थे, जो आपके हड़प्पा निवासी थे, वो मूल रूप से भारतीय थे। ये भारतीय थे ये, और आपके सैंधोवासी जो थे द्रविडन और ऑस्ट्रॉइड्स थे। ये मानेंगे इनकी मूल रूप की धारणा को। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कोई धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म के मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु ये साक्ष्य मिले हैं कि धीरे धीरे मूर्ति पूजा नहीं थी, पर धीरे धीरे धर्म की तरफ इनका बढ़ावा हो चुका था। ठीक है। और यहाँ पर मानो व्यापारी आदमी थे, व्यापार वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता मिली थी। व्यापारी वर्ग मिले थे, सामान मिले थे व्यापारी वर्ग। सड़कें बिल्कुल एक नंबर की थी, पक्की ईंटों का मकान बनाते थे, कहीं कहीं की कच्ची ईंटों का देखने का मिलता था। 2 प्रकार के मकान बनते थे, उच्च वर्ग और एक दुर्ग वर्ग। उच्च वर्ग और दुर्ग वर्ग, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था, क्लास सिस्टम था। जो अमीर व्यापारी वर्ग थे, अमीर जो व्यापारी वर्ग थे वो आपके कहाँ रहते थे, अमीर व्यापारी वर्ग जो थे वो आपके रहते थे उस पे ऊपर वाले पोर्शन में, और नीचे जो काश्तकार थे, मजदूर थे, वो कहाँ रहते थे, नीचे वाले पोर्शन में। इस तरह की क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूँ मित्ताथल भिवानी। मित्ताथल भिवानी में मिले भाई, इसमें यहाँ पर चौपड़ के साक्ष्य मिले, शतरंज, चौपड़, बिसात और तांबे की कुल्हाड़ी।
चौपड़ बिसात और तांबे की कुल्हाड़ी। और किसने भाई? 1968 में डॉक्टर सूरजबान ने। तो सीसवाल से बता के टाइम पे सीसवाल पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूरजबान, तो मित्ताथल भी सूरजबान ने ही 1968 में ही क्या मिली? चौपड़ की बिसात और तांबे की कुल्हाड़ी। बनावली, बनावली कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में है। इसकी खोज की RS बिस्ट ने। किसने बच्चों? RS बिस्ट ने। मित्ताथल के बाद की 1973 से 1977 के बीच में की। यहाँ पर हल व जौ के साक्ष्य मिले। मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य मिले भाई। हल व जौ के साक्ष्य कहाँ मिले? आपकी बनावली फतेहाबाद में। वहाँ तो चौपड़ बिसात मिली थी, यहाँ शतरंज मिली थी। चौपड़ बिसात मित्ताथल भिवानी मिली थी, बनावली फतेहाबाद में क्या मिली? शतरंज मिली। इसके अलावा कुछ और साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, क्योंकि हल और जो मिला जुटा हुआ खेत। अगर इंडियन कंटेस्ट में बात करूं, इंडिया की हड़प्पा में बात करूं, तो वहां जुटा हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान में मिला था। तो इंडिया के कंटेस्ट में तो कालीबंगा राजस्थान में मिला था, और हरियाणा के कंटेस्ट में जुटा हुआ खेत पूछे तो आपका बनावली फतेहाबाद में। किसने? RS बिस्ट ने। RS बिस्ट अलग हो गया ना, पहले दो सूरजबान थे, अब ये क्या आ गया? RS बिस्ट बच्चों, ठीक है। फतेहाबाद जिले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। मात्र देवी की मरण मूर्तियां, मात्र देवी की मरण मूर्तियां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये भी आपका काम मिला है बनावली फतेहाबाद में, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अग्निवेदी के साक्ष्य के हवन ववन होते थे। अग्निवेदी के साक्ष्य धर्म नहीं था, पर हवन अलग चीज है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में भी धर्म के तरफ परिवर्तन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में हवन पूजा वगैरह इस तरह से नहीं थी, वो कर्म कांड था। तो अग्निवेदी के साक्ष्य मिले भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक विचित्र पशु मिला, विचित्र पशु मिला जिसका धड़ सिंह की तरह था और सींग बैल की तरह थे। धड़ सिंह की तरह था, धड़ तो किसकी तरह? शेर की तरह, और भाई क्या नाम है? सिंह किसकी तरह थे? बैल की तरह, ठीक है। वन हॉर्न यूनिकॉर्न दिखाते हैं ना, वन हॉर्न यूनिकॉर्न, वो था भाई वन हॉर्न यूनिकॉर्न, विचित्र पशु, ठीक है। कुणाल, अगला है कुणाल रतिया। कुणाल रतिया, रतिया कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में मिली ये जगह भी कुणाल रतिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाही मुकुट मिले। क्या मिले बच्चों? शाही मुकुट मिले। सरस्वती नदी के किनारे ये शहर बसा था। उल्टे आकार के बाणग्रह, बाणग्रह मतलब बाणों को करने वाले, वी आकार के बाणग्रह खिलौने टाइप में मिले, वी आकार के। और शाही मुकुट मिले कहाँ पर बच्चों? ये मिले आपके कुणाल रतिया में। बिरडाना, इसको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना गया अभी, हड़प्पा का बिरडाना प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। इसकी खोज LS राव ने की। किसने की? LS राव ने। इसके अलावा बात करूँ मैं राखी गढ़ी, जिसमें आज म्यूजियम भी बना दिया है। राखी गढ़ी कहाँ पर मिलता है भाई? हिसार में मिलता है। दृष्ट नदी के किनारे होता है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा टिल्ला था और भारत का भी सबसे बड़ा टिल्ला माना गया किसको? राखी गढ़ी। इसीलिए हड़प्पा संग्रहालय पूरे भारत का कहाँ बना रहे हैं भाई? राखी गढ़ी में, ठीक है, हिसार में, राखी गढ़ी में। गेहूं जौ चावल के इसमें क्या मिले? साक्ष्य मिले। मूल रूप से साक्ष्यों की बात करो तो ईंटों के अनानागार, ईंटों के अनानागार, भाई अनानागार होते थे अनाज को स्टोर करने के लिए, तो ईंटों के अनानागार अनाज को स्टोर करने के लिए कहाँ पर मिले भाई? राखी गढ़ी हिसार में। हरियाणा का म्यूजियम भी कहाँ बन रहा है? राखी गढ़ी हिसार। भारत का सबसे बड़ा टिल्ला भी राखी गढ़ी हिसार, और भारत का म्यूजियम भी बोल सकते हो यहाँ पर बन रहा है हिसार में, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी खोज डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। अब तो 3 खोज करता आगे, सूरजबान ने मित्ताथल की, सीसवाल की, ठीक है बच्चों, बनावली फतेहाबाद की RS बिस्ट ने, और भाई ये मैंने बता दिया क्या नाम है? राखी गढ़ी की, और उसकी बिरडाना की RS राव ने, और राखी गढ़ी की अमरेंद्र नाथ ने, राखी गढ़ी के अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है बच्चों। बाड़ू, ये बाड़ू कैथल में पाया जाता है, इसकी खोज भी डॉक्टर सूरजबान ने, बाड़ू भी डॉक्टर सूरजबान। भगवानपुर ये कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में यहाँ पे कांच व तांबे की चूड़ियाँ, तो कुरुक्षेत्र में मिली कांच व तांबे की चूड़ियाँ भगवानपुर में, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है आपका गिरावड़। गिरावड़ किसकी है? रोहतक की तहसील है। यहाँ पर विवेक दांगी ने, रोहतक की तहसील विवेक दांगी, यहाँ पे जो अनाज को पकाने की, या अनाज को पकाने की और जो मटके हैं उनको पकाने की भट्टियाँ मिली। अनाज को पकाने की भट्टियाँ और मटकों को, मृद भांडों को पकाने की भट्टियाँ कहाँ पर मिली? गिरावड़, गिरावड़ रोहतक, गिरावड़ में रोहतक आता है। मदीना भाई, यहाँ भी भाई इसकी खुदाई का मदीना भी कहाँ पर जाता है? रोहतक में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फरमाना खास या दक्ष खेड़ा, मैम के पास गाँव फरमाना खास, रोहतक में दक्ष खेड़ा, उसमें कब्रिस्तान मिला बच्चों। क्या मिला? कब्रिस्तान। इसकी खोज विवेक दांगी ने की थी। कब्रिस्तान तो हरियाणा के किस क्षेत्र में कब्रिस्तान मिला? फरमाना खास, दक्ष खेड़ा में। मानव खोपड़ी, देखो एक मानव कपाल पहले पुरापाषाण काल का पूछे तो किस में आएगा? काल का पिंजौर में, परंतु यहाँ पर हड़प्पा काल का पूछेगा तो किस में आएगा? फरमाना
फरमाना दक्षखेड़ा खास में। चित्रित मृद भांड मतलब चित्र लिखे हुए मृद भांडों पर, ये भी कहाँ मिले, फरमाना खास में। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेराकोटा उद्योग, पूरी तरह से पक्की मिट्टी, पक्की जो ईंटें मिली, पक्की ईंटें टेराकोटा उद्योग, वो भी कहाँ पर मिली, फरमाना खास दक्षखेड़ा में। ठीक है, इसके बाद दौलतपुर मिला भाई कुरुक्षेत्र में, ये भी इसमें मिट्टी की मूर है, मिट्टी की मूर है किसमें, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। अब मैं बात दोबारा रिवाइज कर लो 1 बाय 1। सीसवाल पुरानी सभ्यता का पार्ट है भाई, किसने भाई, सूरजभान ने 1968 में। मिथ्यातल भिवानी में किसने, सूरजभान ने। मिथ्यातल में क्या मिली, चौपड़ की विसाख और तांबे की खुलाड़ी। ठीक है, बिरडाड़ा सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया। ठीक है, बनावली फतेहाबाद में RS बिष्ट ने की, 1973 में की। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हल व जो मिले, मातर देवी की मृण मूर्तियाँ मिली। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करूं, गिरावट भी मैम तहसील में पा जाता है। गिरावट में क्या दो इंपॉर्टेंट चीज मिली, मृद भांडों को पकाने की भट्टियां और अनाज को पकाने की भट्टियां। बाड़ू कैथल में मिला भाई, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में तांबे की और उसकी कांच की चूड़ियां मिली। दौलतपुर देखो, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में तांबे कांच की चूड़ियां और दौलतपुर कुरुक्षेत्र में मिट्टी की मोहरें। ठीक है बच्चों, कुणाल रतिया में शाही मुकुट मिले, कुणाल में क्या मिले, शाही मुकुट मिले। फरमाना दक्ष खास में कब्रिस्तान मिला। ठीक है, और वहाँ पर क्या मिला भाई, टेराकोटा उद्योग मिला। अब मैं बात करता हूँ कि जॉन व्हीलर के अनुसार ये है कि दो अलग अलग विचारधारा है कि हड़प्पा क्यों खत्म हुई। इनमें देखो, जॉन व्हीलर, व्हील ने पहिया, जॉन व्हीलर और आर्यंस जो थे लड़ाई वड़ाई करते थे, तो कहते थे आर्यंस आए और आर्यंस ने हड़प्पा सभ्यता को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये जॉन व्हीलर के अनुसार है। इसके अलावा मैक्स मुलर थे और बहुत सारे, तो उन सभी ने कहा था क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो नदियों में बाढ़ वगैरह आ गई, या नदियों में बाढ़ आने और नदियों में सूखा, दो अलग अलग रीजन कहते हैं कि बाढ़ आ गई और नदी सूख गई प्रकोप से, तो अलग अलग रीजन दोनों नदियों के कहते हैं मैक्स मुलर के। तो जॉन व्हीलर का याद रखो, जॉन व्हीलर के अलावा और सारे किसके रीजन मिलेंगे, नदियों से रिलेटेड। ठीक है, अगली बात करते हैं वैदिक काल में धार्मिक परिदृश्य। वैदिक काल में धार्मिक परिदृश्य, वैदिक काल में धार्मिक परिदृश्य करते हैं। वैदिक काल में धार्मिक परिदृश्य, वैदिक काल में धार्मिक परिदृश्य की बात करते हैं हम कि इस प्रकार में वैदिक। ठीक है बच्चों, वैदिक काल में बात करें, अब हड़प्पा खत्म होने के बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल, देखो टाइम कम लगाना, मैंने पता तेज करा रहा हूं पर तुम्हें करना है क्योंकि ये PDF मिल जाएंगी इसकी। अब हड़प्पा जो था वो नगरीय सभ्यता थी, वहां पे अच्छी प्रॉपर लाइन थी, प्रॉपर समकोण में नगरें वगैरह काटती थी। हम नगर से गांव की तरफ गए। वैदिक सभ्यता में आर्यंस आने की वजह से वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो तरह की, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। ऋग्वैदिक में कोई कर्म कांड नहीं था, ऋग्वैदिक में केवल अच्छा सिस्टम था, नारियों का सम्मान भी था, विद्वान भी थे। परंतु ऋग्वैदिक काल के 10वें सूक्त में वर्ण व्यवस्था जोड़ी गई। वहां पे वर्ण व्यवस्था जोड़ने के बाद फिर क्या हो गया, वर्ण सिस्टम बन गए। तो उत्तर वैदिक काल में भगवान आए, ऋग्वैदिक काल में प्रकृति को ही भगवान माना गया था, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए गए, उत्तर वैदिक काल में पुराण बनाए गए। तो जितने भी ये अपने हिंदू धर्म में रिचुअल विचुअल ये सारी चीजें अलग अलग चीजें आती है ना, वो सारे किस काल की देन है, उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल टॉप क्लास का था। ऋग्वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये जादू टोने वोने सब कुछ चीजें पाई गई। तो मैं बताता हूँ, ग्रामीण सभ्यता का चल था। ऋग्वैदिक काल में हम समझते किस तरह से कि आर्यंस के प्रारंभिक वंश को पुरुवंश कहते हैं। कौन सा वंश, पुरुवंश। कौन था यह पुरुवंश, कहते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मनु है स्मृति, दो मनु व्यक्ति था और स्मृति क्या थी, लेडीज थी। तो मनु का परपोत्र था इसका संस्थापक, मनु का परपोत्र था ये पुरु। ठीक है, फिर क्या होया, इसी के मनु के परपोत्र में एक बच्चों आया भारत। भारत के नाम पर भारत वंश पड़ा। हालांकि रियलिटी में अगर NCERT की बात करो तो भारत का नाम भारत नामक एक कबीला होया करता, उस कबीले के व्यक्तियों की वजह से भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी वंश के शासक के नाम पर भारत पड़ा। फिर इसी वंश का एक शासक था राजा सुदास, जिसका पुरोहित था वशिष्ठ। उसने यहाँ के लोकल जो 10 राजा थे, मतलब इंडिया के द्रविड़न जो 10 राजा थे, जिनको दक्षराज बोलते थे, जिनका पुरोहित विश्वामित्र था, इंडिया वालों का पुरोहित था विश्वामित्र, और जो सुदास था जो आर्यंसों में से आया उसका पुरोहित था वशिष्ठ। इनके बीच में रावी नदी के किनारे दक्षराज का युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुदास जीत गया। कौन जीत गया, सुदास। तो द्रविड़न हराने के बाद हरियाणा में किसका आधिपत्य हो गया, सुदास का, मतलब आर्यनों का। बात समझ आई।
फिर आर्यनों का अंतिम जो राजा था, मतलब सुदास वंश का जो अंतिम राजा था वो था सनवर्ण। कौन था बच्चों? सनवर्ण। फिर जो आर्यंस, ये कुरुवंश की शाखा थे, आर्यंस जो आर्यंस जो पुरुवंश की शासक थे, उसने यहाँ के पांचाल शासकों से संधि कर ली, और पांचाल शासकों से संधि करने के बाद ये क्या कहलाए? कुरु। दोबारा समझो, पुरुवंश, आर्यंस का कौन सा वंश आया? पुरुवंश आया। 9-10 कबीले थे, उन कबीलों में से मेन था पुरुवंश। उस पुरुवंश में किसको? भाई भरत, उसके मनु जो था सृष्टि रचाने वाला, उन्हीं के प्रपुत्रों में मानते हैं। इन्हीं के प्रपुत्रों में एक का नाम भारत पड़ा। भारत में आगे चल के एक भारत के वंशजों में आगे सुदास होया। सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। सुदास ने यहाँ के लोकल जो 10 राजा थे, जिन्होंने दक्षराज कहते हैं, जिनका पुरोहित विश्वामित्र था, उनके साथ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को दक्षराज का युद्ध कहते हैं, जो रावी नदी के किनारे हुई, और रावी नदी किनारे में सुदास जीत गया। तो आर्यंस का आधिपत्य हरियाणा क्या पूरे इंडिया में हो गया। और फिर बाद में आर्यंस का अंतिम राजा सनवर्ण था। फिर कालांतर में ये जो पुरुवंश थे, इनने पांचालों से संधि कर ली। फिर ये कौन सा वंश बन गया? कुरुवंश बन गया। कुरु शासन में आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपने पूरी महाभारत की हिस्ट्री पढ़ी है, वो कौन सा है? कुरु शासन। इसी में आगे जाके कौरव और पांडु हुए, उनमें 18 दिन की लड़ाई हुई। कहाँ पर? ज्योतिषर में, वहां पर कुरुक्षेत्र में। और ज्योतिषर में गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। ठीक है, उस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। पांडवों का जो अंतिम राजा था वो कौन था? भाई परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र। परीक्षित ने फिर अपनी यहाँ पर इसको असंध को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? परीक्षित ने असंध को राजधानी बनाया। परीक्षित की मृत्यु होगी सांप के काटने से, तो सर्प उसके पुत्र जन्मजय ने वहां पर सांपों को मार दिया। जिस स्थान पे सांपों को मारा उसको सफीदो कहा गया। ठीक है, जन्मजय के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी सपतनिक बना, और सपतनिक ने असंध को छोड़ के तक्षशिला को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्लियर टू? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई। दोबारा ये सारा मैंने हिस्ट्री वाला पॉइंट बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ वैदिक काल। हमें कैसे पता वैदिक काल में ये चीज़ हुई थी? वैदिक काल तो कठिन संस्कृत में थे, तो वैदिक काल के जो वेद थे कठिन संस्कृत में थे। इनको सिंपलीफाइड फॉर्म में पढ़ने के लिए ग्रंथ बनाए गए। तो वेदों को पढ़ने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। कौन सा ग्रंथ कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया बच्चों। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद टिपिकल संस्कृत में था, उसको सिंपल भाई में पढ़ने के लिए ऐत्रेय व कौस्तकी लिख रखा पीडीएफ में, सुन लो। ऐत्रेय व कौस्तकी एक बार सुन लोगे, एक बार पीडीएफ में देखो याद हो जाएगा। ऐत्रेय व कौस्तकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। किसको पढ़ने के लिए? ऋग्वेद को पढ़ने के लिए। ऋग्वेद में किसका वर्णन था? ऋग्वेद में आपका धर्म के ज्ञान का वर्णन था। धर्म क्या है, धर्म से मोक्ष क्या है, धर्म के बारे में बताया गया था। धर्म का आचरण क्या है, सब कुछ बताया धर्म के बारे में। इसके बाद आता है यजुर्वेद। उसमें बताया कि हमें नियम जीना कैसे चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, यज्ञ से पूरा इन्वायरमेंट अच्छा होता है। तो यज्ञ की विधि यजुर्वेद में बताई थी। और यजुर्वेद को पढ़ने के लिए शतपथ व तैत्रेय ब्राह्मण, कौन से? शतपथ व तैत्रेय ब्राह्मण, क्योंकि टिपिकल संस्कृत में आराम से पढ़ने के लिए ग्रंथ बनाए गए। ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौस्तकी, और वो यजुर्वेद के शतपथ व तैत्रेय। इसके बाद आता है श्यामवेद, ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, श्यामवेद संगीत से रिलेटेड है। और श्यामवेद को पढ़ने के लिए पंचविश ब्राह्मण बनाया गया। कौन सा ब्राह्मण? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, लास्ट का बच गया अर्थवेद, जिसमें जादू टोना बीमारी के बारे में बताया गया है। अर्थवेद को पढ़ने के लिए गोपथ बनाया गया, गोपथ। तो ध्यान दोबारा सुन लो। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौस्तकी, श्यामवेद के लिए पंचविश, यजुर्वेद के लिए शतपथ व तैत्रेय ब्राह्मण, अर्थवेद जादू टोने वाले के लिए गोपथ। अब मैं बताता हूँ इनके अलावा उपनिषद क्या होते हैं। जब गुरु बोलता था तो पास में बैठ के सुना, मतलब जो लिखित में साक्ष्य नहीं, सुने आधार पर, सर्वे आधार पर साक्ष्य, उन्हें बोलते उपनिषद। गुरु के पास बैठकर समीप पर लिया गया ज्ञान को क्या बोलते हैं? उपनिषद। ठीक है, इसी प्रकार का एक उपनिषद मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में किसका वर्णन किया? सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। एक विशेष प्रकार का और ज्ञान था जो जंगलों में इनकी लड़ाई, जो गुरु द्रोणाचार्य ने दे रहे थे इनको, कौरवों को और पांडवों को, उस विशेष प्रकार के ज्ञान को बोलते थे अरण्यक, जो जंगलों में मिलता था। शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान, अरण्यक, जो जंगलों में विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता था, अरण्यक। अब हम बात करें इस वैदिक काल में हरियाणा में क्या क्या मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में राजा कर्ण का टीला थानेसर में मिला, राजा कर्ण का टीला। शुद्ध यमुनानगर और दौलतपुर कुरुक्षेत्र में भी इसके वैदिक काल के साक्ष्य मिले। तो दौलतपुर पहले भी आया था हड़प्पा काल में, वहां पे क्या मिली थी? दौलतपुर में मिट्टी की मोहरें मिली थी, यहाँ पर वैदिक काल के साक्ष्य मिले बच्चों। इस राज्य का विस्तार कहाँ पर कहते हैं? दिल्ली तक इस राज्य का विस्तार था, कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली तक। इसको कुरु जंगल कहते थे। क्या कहते थे? कुरु जंगल कहते थे। अब मैं बात करूं
अब अगर हम भारतीयों की बात, धर्म की बात करें तो इसमें 4 युग हुए हैं। सतयुग में वामन भगवान हुए थे। सतयुग के बाद मैं बात करूं बच्चों त्रेता युग में श्री राम हुए थे। फिर द्वापर में क्या हुए थे? श्री कृष्ण हुए थे। कलयुग में सारे भगवान हुए थे। वैसे कली कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कलयुग का मानते हैं। ठीक है, सतयुग वामन भगवान, सतयुग में वामन हुए, त्रेता में श्री राम, श्री कृष्ण द्वापर में पधारे और कलयुग में सब भगवान। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब मैं परंतु धर्म के अनुसार तो त्रेता युग श्री राम पहले आया, तो रामायण पहले होनी चाहिए थी और बाद में क्यों होनी चाहिए महाभारत। परंतु कार्बन 14 डेटिंग के साक्ष्य देखकर कुरुक्षेत्र में वहाँ के साक्ष्य उठाए या अयोध्या में साक्ष्य उठाए, तो उन साक्ष्यों को देख के पता लगता है कि पहले महाभारत हुई थी और बाद में क्या हुई थी? रामायण। ठीक है, तो कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कुरुओं की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, क्योंकि पहले हस्तिनापुर थी, फिर उसके बाद क्या बन गई थी? इंद्रप्रस्थ। अन्य साक्ष्यों में पता लगे कालमीन में क्या क्या हुआ? पंचविश ब्राह्मण में पता लगता है कि यहाँ का नाम ब्रह्मावेदी था। क्या नाम था? हरियाणा प्रदेश का नाम ब्रह्मावेदी। तो ब्रह्मावेदी कौन से में? पंचविश ब्राह्मण। कौन सा था पंचविश ब्राह्मण? जो श्याम वेद को पढ़ने के लिए बनाया गया था, जो गीतों को पढ़ने के लिए बनाया गया था। सतपथ व ऐत्रेय ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण किसका था? सतपथ ब्राह्मण था आपका यजुर्वेद का, और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका था? ऋग्वेद का। इनमें इस प्रदेश को कुरु प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया? कुरु प्रदेश कहा गया है। ठीक है भाई, ब्रह्मा तथा महाराजा पृथु के नाम पर, ब्रह्मा के वंशज महाराजा पृथु के नाम पर पृथुदुक नामक गढ़ा कहाँ पर पाया गया था? पेवा में। पृथुदुक पेवा का पुराना नाम है। ठीक है, महाभारत में और वामन पुराण में इसे धरती का युद्ध स्थल कहा गया, क्योंकि यहाँ पे युद्ध होया था ना, तो धरती का युद्ध स्थल किसमें कहा गया? महाभारत और वामन पुराण में। और महाभारत में मैंने बताया इसका क्या नाम बताया था? बहुधान्यक। क्या नाम बताया बच्चों? बहुधान्यक। और महाभारत काल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 यक्ष बताए थे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट 4 यक्ष। उन पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि वो चारों के चारों जो यक्ष है, यक्ष क्या थे? द्वारपाल होते थे। महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट किया तो उसमें ना द्वारपाल बनाए गए कि यहाँ तक महाभारत के युद्ध की स्थली रहेगी, और ये द्वारपाल जो आगे रिसीव करेंगे, तो वे द्वारपाल आज भी चुने हुए हैं। तो उनको पुनरुत्थान करने के लिए 48 कोष की परिक्रमा स्कीम चलाई। उनमें 4 इंपॉर्टेंट यक्षों में कपिल यक्ष कहाँ पर भाई? आपका राम हृदय जीन। तरंतुक यक्ष सीख पानीपत। अरुंतुक, ये तरंतुक था, वो अरुंतुक पीपली कुरुक्षेत्र। रंतुक जो युक्ष था ये आपका सीवनखंड कैथल। इसमें बच्चों विकिपीडिया में रग्ज बुकों में तरंतुक युक्ष 8 गांव जीन दिखाया, वो गलत है। इसमें तो मैंने मॉडिफिकेशन कर दी है, 8 गांव जींद मत पढ़ना, तरंतुक युक्ष पढ़ना सीख पानीपत, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो डाटा है मैंने जर्नल में से देखा था, वहाँ पे लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक होगी। और इसको इन्हीं बुकों को सबने फॉलो कर लिया, सबने गलत लिख दिया। जो हमने बुक बनाई थी विद्यापीठ पे, और इस पे इन बुक को सबने फॉलो कर लिया, सबने गलत लिख दिया। तो अब गलती नहीं करनी है। तरंतुक यक्ष को कहाँ करना है? सीख पानीपत में। ठीक है, ये दोनों दशदती नदी के, जो ये तरंतुक यक्ष था और कपिल यक्ष था, ये दशदती नदी के किनारे थे। और जो अरुंतुक यक्ष था, अरुंतुक यक्ष पीपली वाला, रंतुक यक्ष सीवनखंड कैथल वाला, ये आपके सरस्वती नदी के किनारे थे। इसके अलावा मैंने नकुल दिग्विजय बताया। नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन था? रोहतक का वर्णन था। और रोहतक के अलावा सिरसा का वर्णन भी था। सिरसा के वन का वर्णन भी था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्यक प्रदेश कहा गया था। जब फिर ये महाभारत काल एंड होने के बाद, वैदिक काल एंड होने के बाद, क्योंकि इस महाभारत काल में राजा वजा नहीं थे, मतलब प्रांत का सिस्टम बनाया था। फिर जो मगध नामक, जो आगे चल कर खत्म, मगध नामक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग राजा हुए, तो बाद में इन प्रांतों को इकट्ठा करके एक महाजनपद बनाया गया। क्योंकि जब आप इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो इसमें वैदिक काल में केवल जनपद कहा गया। क्या कहा है? जन ज्यादा बार यूज किया है, राजा वगैरह बहुत कम होते थे। तो बाद में ये छोटे छोटे जो जनपद इकट्ठे होकर महाजनपद बन गए। तो महाजनपद जो बने, मेन इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? मगध महाजनपद। तो महाजनपद काल के दौरान भी हरियाणा में अलग अलग गण, क्योंकि हरियाणा में कोई अलग पर्टिकुलर महाजनपद नहीं था, जो ये जनपद थे इन्हीं में से कुछ जो थे, कुछ के कबीले थे। तो इंडिया में तो अलग अलग महाजनपद हो गए। बिहार की तरफ मगध बन गया, और ऊपर की तरफ तक्षशिला बन गया, पर गांधार हो गया। परंतु यहाँ पर क्या थे? कबीले थे। तो महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में कुछ कबीले थे, और उन कबीलों में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। वहाँ पर चुने हुए जो मुखिया होता था, चुना हुआ होता था।
और वहाँ पर अच्छा सिस्टम होता था। परंतु ये गड़बड़ हुई ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये चुने हुए मुखिया और इस तरह से, तो यहाँ पर कोई डायनेस्टी और डायनेस्टी सिस्टम नहीं आया ना। तो हमारे यहाँ पे भी कोई राजा सिस्टम होता, महल वहल होते, तो हमारे यहाँ पे कबीले थे जो जब गणतंत्रात्मक होते थे। इन कबीलों के चुनाव होते, इनमें मुख्य कबीला था, ये युद्ध प्रेमी थे कबीले, लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े करा करते, तो अभी भी करते हैं अपने हरियाणा में। तो इनको योद्धे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योद्धे। तो इन गणराज्यों में मेन गणराज्य था योद्धे गणराज्य, जो अपना हिसार, रोहतक, सोनीपत इस एरिया में फैला हुआ है। थोड़ा बहुत वो कौन सा गणराज्य? दादरी, भिवानी, ठीक है, सिरसा, ये कौन सा गणराज्य? योद्धे गणराज्य। भाई योद्धे गणराज्य की राजधानी किसको बताया गया है साक्ष्यों के हिसाब से? प्रकतनाक, जिसका हाल में नाम क्या? नौरंगाबाद। प्रकतनाक, नौरंगाबाद कहाँ पर बच्चों? भिवानी में, योद्धे गणराज्य की राजधानी। ठीक है, बाद में कहते हैं कि योद्धे गणराज्यों ने इस अलग जो गणराज्य थे उनके साथ भाईचारा भी था, परंतु इन गणराज्यों का जो कनिष्क आए थे, कुषाण वंश का शासक कनिष्क आया था, इन कुषाणों के साथ युद्ध होते थे। एक आधी बार तो इन्होंने कुषाणों को हराया भी, पर अंतिम रूप से जो कुषाण कनिष्क थे उन्होंने इनको हरा दिया था और पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो योद्धे गणराज्य पहले आपस में तो कुछ गणराज्यों से भाईचारा था, परंतु कुषाणों के साथ लड़ाई लड़ी। एक बार तो कुषाणों को हराया भी, परंतु बाद में इनसे हार गए थे। ठीक है, इसी प्रकार का एक अलग गणराज्य अग्रय गणराज्य भी था। अग्रय गणराज्य अग्रवा में था। तो पहले योद्धे गणराज्य के बारे में पढ़ लो बेटो। योद्धे गणराज्य कहते हैं युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे ने बसाया था, जिसे योद्धे ने बसाया था। इसमें भाई नौरंगाबाद से प्राप्त ब्राह्मी लिपि मिली है, उसमें इसका साक्ष्य भी मिलता है कि भाई योद्धे था। वहाँ पे लिखा हुआ है योद्धेगण बहुधान्य, तो मोरों पे लिखा है योद्धेगण बहुधान्य। इसके अलावा इसकी राजधानी प्रकतनाक नौरंगाबाद को बनाएगी, जो नौरंगाबाद भिवानी में है। युद्धकालीन साचे के सिक्के भी बनाया करते अपने प्रॉपर सिस्टम था। तो युद्धकालीन साचे जो खोखराकोट रोहतक से मिले हैं साचे डालने के लिए। ठीक है, युद्धों का कुषाणों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राजा कनिष्क की क्या हुई? अंतिम रूप से विजय हुई। एक अग्र गणराज्य था। अग्र गणराज्य कहा था बच्चों? अग्रवा में था। अग्रवा और बरवाड़ा में इसका पाया जाता है। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी, पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक क्या थी? अष्टाध्यायी। उसमें इसका वर्णन है, संस्कृत की व्याकरण है वो, उसमें इसका वर्णन मिलता है बच्चों। ठीक है, कि ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी वो फिर टिपिकल संस्कृत में थी। तो टिपिकल संस्कृत आदमी को समझ में नहीं आती, तो उसको सिंपल भाषा में लिखा था पतंजलि ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी को सिंपल भाषा में पतंजलि ने लिखा था, और पतंजलि ने जो लिखा था तब उस बुक का नाम दे दिया महाभाष्य। ठीक है, जिस प्रकार वेदों को सिंपल भाषा में लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसी प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत की व्याकरण थी वो सिंपल रूप में लिखा पतंजलि ने महाभाष्य। तो पतंजलि की महाभाष्य में अष्टाध्यायी में इनका वर्णन मिलता है, इस गणराज्य का, अग्र गणराज्य का। और अग्र गणराज्य की मौर्य वगैरह बताते हैं कि इसका राजा अग्रसेन था, और भारत की वैश्य जाति यहीं से निकली है। देखिए सिक्के कहाँ से मिली? अग्रवा से। इसके अलावा दो गणराज्य और थे, अर्जुनायन या अर्जुनायन बोलो या पराजुन गणराज्य। ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में राजस्थान की तरफ गणराज्य था, अर्जुनायन गणराज्य। इसका जिक्र भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। और एक मौर्य मिलती है जिसमें दुई शब्द लिखा हुआ, दुई। वो दुई शब्द का मतलब है योद्धे गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य, तो दोनों इकट्ठे आपस में लड़ाई लड़ा करते। तो मौर्य दुई शब्द में कौन से गणराज्य है? योद्धे गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य। एक और गणराज्य मिला था कुनिद, या अम्बाड़ा, करनाल, जगाधरी, शुद्ध, यमुनानगर इस तरफ में फैला हुआ था। शुद्ध जगाधरी में इनके साक्ष्य मिले थे। बुढ़िया जगाधरी में ये अम्बाड़ा वाला क्षेत्र का राज्य था कुनिद गणराज्य। चार गणराज्य हो गए। अर्जुनायन जिसमें दुई मिली, पाणिनि के अष्टाध्यायी, दुई में योद्धे और इनके बारे में बताया गया था। कुनिद, अम्बाड़ा वगैरह में शुद्ध जगाधरी मिले। और भाई मेन योद्धे गणराज्य था जो अपने यहाँ फैला, उसका प्रकतनाक नौरंगाबाद राजधानी थी, खोखराकोट में उसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है बच्चों, ये किसके बारे में बात करते थे? योद्धे गणराज्य के बारे में। अब हम बात करते हैं तो इन गणराज्यों के दौरान और जो अपना महाजनपद था अपने यहाँ, तो क्या हो गया? योद्धे गणराज्य, अर्जुनायन, कुनिद, ये। इसके अलावा कुछ और चीज़ें साक्ष्य मिले थे। वो और चीज़ साक्ष्य क्या थे? धर्म किस तरह का था, क्योंकि ये धर्म के बाद तो हिंदू धर्म तो था नहीं। इस समय दो बहुत फेमस धर्म फैले थे। वैदिक काल के पतन के बाद दो फेमस धर्म हुए थे। वो कौन से थे? वो थे आपके बुद्ध और जैन। तो बुद्ध और जैन के साहित्य भी कहाँ पर मिलते हैं? हरियाणा में। तो अलग अलग जो बुद्ध जो जैन के ग्रंथ उनमें हरियाणा के बारे में वर्णन है। जैसे मैं बात करूं, ये कुछ ग्रंथ कहते हैं कि महात्मा बुद्ध हरियाणा में आए थे। कौन से ग्रंथ कहते हैं? दिव्यवदान। दिव्यवदान एक बुद्ध ग्रंथ है। वो कहता है रोहतक और अग्रवा दो बुद्ध धर्म के क्या थे? केंद्र थे। कहाँ पर? हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी आए थे। इसके अलावा एक पंचपसदुनी है जो बुद्ध धर्म के ही संत थे। वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के अनुसार, विनय पिटक के अनुसार यहाँ पर प्रसिद्ध वैद्य जीविक,
पंचपुष्दि ने कहा है कि प्रसिद्ध वैद्य जीविक जो थे बुद्धकालीन के समय प्रसिद्ध वैद्य जीविक थे वो कहाँ के थे, रोहतक के थे। तो प्रसिद्ध वैद्य जीविक के बारे में, रोहतक के बारे में बताया गया। अग्रवा और इसके यहाँ के युद्ध के क्या थे, अग्रवा और रोहतक महात्मा बुद्ध के केंद्र थे। इसके अलावा उनका एक निकाय है मंजीक निकाय। देखो बात सुनो, एक बात से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ। निकाय जब भी आ जाए ना किसी पुस्तक के पीछे निकाय आ जा तो वो होगी बुद्धकालीन। अंगुत्तर निकाय, मंजी निकाय, ये सारे बुद्धकालीन, बुद्ध से रिलेटेड। किसी पुस्तक के पीछे सूत्र आ जाए, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, वो होगी जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की। सूत्र आ जाए जैन धर्म की, निकाय आ जाए बुद्ध धर्म की। तो मंजी निकाय भी एक पुस्तक है इनकी, उसके अनुसार भी ये बताया गया है कि यहाँ उनकी हरियाणा की राजनीतिक और जनजीवन पर क्या डाला गया, प्रकाश। तो मंजी निकाय जनजीवन पर प्रकाश, वैद्य जीविक रोहतक से, और दिव्य वदान के अनुसार भाई रोहतक अगर हुआ क्या थे, केंद्र थे। पंचपुष्दि ने कहा कि हरियाणा में महात्मा बुद्ध भी आए थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति आप पूछे तो मूर्ति आपकी मिलेगी ब्राह्मणवास रोहतक में और नौरंगाबाद भिवानी में। वही नौरंगाबाद है जो योद्धा गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। जैन साहित्य के बारे में हम बात करें तो जैन साहित्य में भद्रभाव का कल्पसूत्र और पृष्टिपरो, हेमंत का पृष्टिपरो, दो साहित्य है, भद्रभाव का कल्पसूत्र और हेमेंद्र का पृष्टिपरो। इसमें भी जैन साहित्य के बारे में प्रकाश पड़ता है कि हरियाणा में जैन साहित्य भी था। ठीक है। अग्रवा भी, जो अग्रवा बुद्ध धर्म का केंद्र भी था और अग्रवा जैन धर्म का केंद्र भी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। और कहते हैं जिस प्रकार प्रसिद्ध वैद्य राज जीविक रोहतक में पाए गए, इसी प्रकार कहते हैं प्रसिद्ध जैन धर्म लोह आचार्य पहली शताब्दी में कहाँ पर थे, वो हरियाणा में थे। कहाँ पर थे? हरियाणा में थे। जैन मूर्तियां मिली, आसी में मिली और रानीला में मिली। रानीला कहाँ पर भाई? दादरी में है। रानीला दादरी में, आसी कहाँ पर? हिसार में। यहाँ पर जैन मूर्तियां मिली। और बुद्ध धर्म की मूर्तियां कहाँ मिली थी? ब्राह्मणवास रोहतक में और नौरंगाबाद भिवानी में। भद्रभाव ने भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जैन धर्म के बारे में बात तो जैन धर्म में एक पत्ती है सलेखना पत्ती के थ्रू शरीर को क्या नाम है, उपवास करके शरीर को त्यागते हैं। इस प्रकार की पत्ती चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाई थी। कहाँ पर अपनाई थी? श्रवण बेलाग्राम कर्नाटक में जाकर सलेखना पत्ती अपनाकर अपने शरीर को उपवास करके अपना मृत्यु एक्सेप्ट कर ली थी। सलेखनापति श्रवण बेलाग्राम। और यहीं पर श्रवण बेलाग्राम कर्नाटक में ही गोमतेश्वर बाहुबली की क्या है? मूर्ति है। ठीक है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। तो बच्चों गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवण बेलाग्राम कर्नाटक। ठीक है।